हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिकली कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका क्या क्या था सीन, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हमारी सरकार ने अडॉप्ट की। उससे पहले वाले चैप्टर में यानी थर्ड चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया आपका, HYVCs ये वो, तो यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस, देन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और क्या क्या स्ट्रैटेजी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और अब क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है, कैसे कैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई या मतलब बेकार हुई, सारी चीज़ें हम फॉरेन ट्रेड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बेसिक सी चीज़ें, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं है इस टाइम। तो हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, देखो कॉन्टेंट्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड जिसे हम कहते हैं। फिर आएगा कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें थी, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की थी, कब अडॉप्ट की थी, क्यों की थी, साथ ही साथ इसकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं आपके। अब इन चारों में से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 हैं, ठीक है, ये इजीली हो सकते हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि आज की वीडियो में हम कवर कर लें, छोटा सा ही वीडियो करेंगे, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम पहले 2 टॉपिक्स तो करने ही वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल गेम्स होते हैं ना, अलग अलग नेशंस के बीच में गेम्स होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब भी अलग अलग नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी कि हम कुछ ना कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, सिंपली इट इज़ अ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। सिंपली जो अलग अलग कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके कुछ ना कुछ खरीदती हैं, बेचती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि अब बाहर की जो कंपनीज़ हैं, लाइक आपका अगर हम मोबाइल्स और लैपटॉप्स में देखें, रियलमी, शाओमी, और ये आपका ओप्पो, वीवो, सैमसंग और आपका नोकिया, एप्पल, ये हमारी कंट्री की तो नहीं, ये सारी कंपनीज़ ये बाहर की हैं। इसी तरह हमारी जो कंट्री की जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो बाहर जा रही हैं, मतलब या फिर सामान एक्सपोर्ट कर रही हैं, बाहर ट्रेड कर रही हैं, तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं सिंपली। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फूड एंड मशीनरी, ऑल आर बॉट एंड सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। इंटरनेशनल मार्केट में ये सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती है, सारी मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आप गुड्स की बात करो, चाहे आप सर्विसेज की बात करो। सर्विसेज भी तो हम लोग देते हैं। अब जैसे इंडिया के काफ़ी सारे बैंक्स बाहर हैं, बाहर के मतलब अमेरिकन बैंक्स हैं बहुत सारे इंडिया में, और अमेरिकन ही नहीं और भी अलग कंट्रीज़ के हैं। साथ ही साथ हम जो हमारी कंट्री के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और आपके मैनेजर्स वगैरह हैं, वो बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का। कोई भी तरह का गुड, कोई भी तरह की सर्विस इंपोर्ट भी की जा सकती है, एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। 2 कंट्रीज़ के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ईजी सी डेफिनेशन है। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और क्या करता है हमको। इट अलाउज कंट्रीज़ टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स, अपने मार्केट को एक्सपेंड करने का अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है, एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली। मतलब ऐसी कोई चीज़, अब मान लो कोई चीज़ है जो हमारे यहाँ पैदा की ही नहीं जा सकती है, कोई बन ही नहीं सकती है, अब वो हमको ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से तो कर पा रहे हैं। मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन होती कि नहीं, किसी और कंट्री से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डोमेस्टिकली नहीं प्रोड्यूस कर सकते, पर हम उन्हें इम्पोर्ट करके उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट इज़ मोर कम्पिटिटिव। मार्केट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया। आपने देखा है भाई, हर चीज़ के 50 ब्रांड्स हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो इससे मार्केट में कॉम्पिटिशन पैदा होता है, ठीक है। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन मोर कम्पिटिटिव प्राइसिंग। प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव होती है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है अगर दो ब्रांड्स का भी प्राइस हम कंपेयर करें। एंड ब्रिंग्स अ चीपर प्रोडक्ट होम टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर डिसाइड कर पाता है, उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो उनमें से बेस्ट अपने लिए चूज़ करेगा, क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी, प्राइस के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसके पास कुल मिला के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वो अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदेगा। यानी अगर हमारे पास सिर्फ हमारे ब्रांड्स हो, हमारी कंट्री की एक आध, तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, पर हमारे पास और भी ब्रांड्स अब अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा सस्ता दे रहा है हमको, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल है, ऑफ कोर्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंस। अब ऑब्वियसली देखो इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट समझ आ ही गई होगी, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में याद रखने हैं, जिससे कि आप आंसर भी लिख सको, राइट। और आपको पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रखना है। सबसे पहला मैं बस उन्हें हाईलाइट करूँगी, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ हमारे यहाँ है और हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सिंपली ऑयल की बात करें, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, तो कुछ ही कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जो क्या करती हैं, ऑयल और पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, वहीं पर प्रोड्यूस होता है। लाइक आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, रशिया, ये सब ये बहुत एक ग्रुप है उनका, OPEC, ओपेक करके, तो वो उनका ग्रुप है, उनकी मोनोपोली है, एक स्पेशलाइजेशन है उनका, वही प्रोड्यूस करते हैं। कोई ऐसी चीज़ भी होगी जो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो चीज़, तो इंडिया का उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो यानी कि एक हमारे पास इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाता है। क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट्स फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। अब मान लो हमने कोई चीज़ बनाई, हमारी कंट्री में वीट का प्रोडक्शन होता है, और वीट का प्रोडक्शन मान लो हज़ार लाख टन, ठीक है, इतना प्रोडक्शन हुआ। अब ज़रूरी नहीं पूरा 1000 लाख टन हमारी कंट्री की जो जनता है वो कंज्यूम कर ले, कुछ ना कुछ सामान बच जाता है ना, जैसे घर में खाना बनाते हैं थोड़ा थोड़ा बच जाता है, राइट, तो हम बाहर कुत्ते को डाल आते हैं, ठीक है, या फिर किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी कंट्री में भी खूब सारा भाई सामान बचता होगा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ बचता होगा। तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना उसको ख़राब कर दे, डिस्ट्रॉय करके फेंक दे, कुछ भी करते। हम क्या सोचेंगे कि भाई बाहर की किसी कंट्री को ज़रूरत है तो उसको एक्सपोर्ट कर दें, वहाँ से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, उनका पैसा मिलेगा, कमाई हो जाएगी। तो यानी कि सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट को ठिकाने लगाने में, कुल मिलाकर सीधी भाषा में बोलूँ तो जो भी सरप्लस एक्स्ट्रा आपका डोमेस्टिक आउटपुट बचा है उसको ठिकाने लगाने में हेल्प करता है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कांट बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब वही जो अभी जस्ट मैंने बताया था, ऐसी चीज़ें जो हम खुद से क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि ऑयल और पेट्रोलियम का हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, ना के बराबर होता भी होगा तो क्या है, हम बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। और अभी क्या था कि ना रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके चलते रशिया को ज़्यादातर कंट्रीज़ ने बॉयकॉट कर दिया। देखो उससे ना कोई सामान नहीं खरीद रहा है। अब कोई सामान नहीं खरीदेगा तो उसकी कमाई कहाँ से होगी। तो उसने क्या चालाकी निकाली कि वो ना इंडिया से उसने बोला कि हम आपको ऑयल देंगे सस्ते से सस्ते रेट पर। तो ऑब्वियसली उसकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है, कहाँ तो कोई नहीं खरीद रहा था, पर अब इंडिया खरीद रहा है और इंडिया का भी फ़ायदा हो रहा है। वो उसको सस्ते से सस्ते रेट पे मिल रहा है। कहाँ 100 मिल रहा था, 100 रुपये लीटर जो भी हो एग्जाम्पल, अब उसको 40 रुपये लीटर मिल रहा होगा। तो यानी कि दोनों का फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, हम उसको ख़रीद सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब वही तो बात है, अब मैंने रशिया से तेल ख़रीदा, इंडिया ने तेल ख़रीदा, तो क्या होगा, हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारी जो करेंसी है उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको पेमेंट करेंगे या फिर जैसे कि मान लो हम क्या कहते हैं उसको पेमेंट करेंगे, तो उसके पास क्या होगा, हमारी करेंसी में पेमेंट जाएगा। और अगर रशिया हमसे कोई सामान खरीदता है, कोई भी XYZ कंट्री हमसे कोई सामान खरीदती है,
तो उसकी करेंसी हमारे पास आएगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो लेस डेवलप्ड नेशंस होते हैं, थोड़े जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट इतना नहीं है, इंडिया तो अब देखो डेवलपिंग में आता है, तो लेस डेवलप्ड बहुत सारे होंगे, जैसे अब काफ़ी सारे हैं। ठीक है, लाइक वियतनाम हो गया आपका, नाइजीरिया हो गया, ये सब है ना लेस डेवलप्ड में आते हैं। तो इनको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि इनको फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे जाके इनको कुछ ख़रीदना है तो उसी में तो पेमेंट करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इट प्रमोट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करता है। पीपल गेट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली वही मैंने बताया, कहाँ आपके पास एक ब्रांड था नेशनल जो आपकी कंट्री प्रोवाइड कर रही थी आपको, अब आपके पास 15 ब्रांड्स हैं, उनमें से टोटल 15 में से एक आपका नेशनल है, मान लो 14 इंटरनेशनल, तो आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। आप अच्छे से अच्छा बढ़िया क्वालिटी का सस्ता सामान खरीदोगे अपनी चॉइस से, और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है, इट एनहेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। आप अपना मार्केट एक्सपेंड कर सकते हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राइट, आप किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका जो गुड और सर्विस या फिर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक्सपेंशन होगा, आपकी कंपनी जो है उसका एक्सपेंशन होगा, आपका जो मार्केट है उसका एक्सपेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही हैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इट सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो कुल मिला के आप देखो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन सरप्लस आउटपुट को ठिकाने लगाने में हेल्प करता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है, फॉरेन रिजर्व्स हमको सेव करने में हेल्प करता है, इंपोर्ट कर सकते हैं हम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, और हमको क्या कर सकते हैं, हमारी जीडीपी को इम्प्रूव करता है, हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हमको अलाउ करता है करने में, हमको फैसिलिटेट करता है, हमारी हेल्प करता है इन दिस मैनर। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई अच्छा खासा क्वेश्चन आता है ना, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट कर लेना। शॉर्ट में लिखा करो, पूरे नोट्स लिखने की ज़रूरत है। इट फैसिलिटेट्स फलाना, इट इम्प्रूव्स, ये बस शॉर्ट में लिखो, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। क्योंकि जब आप चीज़ें समझ लेते हो ना वीडियो के थ्रू, तो आपको चीज़ें दिमाग में रहती है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, दिमाग ध्यान लगा के, ये नहीं कि इधर उधर किसी काम में लग रहे हो, पढ़ते भी जा रहे हो, वीडियो चल रही है, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो सिर्फ आपको शॉर्ट में लिखना है। आपको तुरंत याद आ जाएगा शॉर्ट में जो लिखा हुआ है उसे देख करके कि मैंने क्या किस टाइम पे क्या पढ़ा था, पूरा सेंटेंस क्या था, इसका मतलब क्या था। तो शॉर्ट में लिखो, टाइम भी बचे और अभी ध्यान से पढ़ो ज़रूर। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड क्या होता है वो पढ़ लिया। अब फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, ये सब भी तो समझना ज़रूरी है कि नहीं। तो फॉरेन ट्रेड अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, देखो हाँ, फॉरेन ट्रेड में अगर मैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे बात करूँ तो देखो क्या होता था, जो हमारा ज़्यादातर वो था ट्रेड हुआ करता था, वो एक ही कंट्री से हुआ करता था, वो थी हमारी ब्रिटेन। ठीक है, किससे हुआ करता था, ब्रिटेन से। ये है ब्रिटेन और यहाँ पे ये है आपके पास इंडिया। राइट, अब ब्रिटेन जो है वो क्या करता था, इंडिया से सामान इंपोर्ट करता था। यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल्स। तो ब्रिटेन को क्या हुआ, सस्ते में सामान मिल गया। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखते जा रही हूँ। ब्रिटेन को क्या हुआ, सस्ते में सामान मिल गया। ठीक है, सस्ते में सामान मिला। ठीक है, अब इसको सस्ते में सामान मिला तो अभी क्या करेगा, सारा रॉ मटेरियल सस्ता खरीद लिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ता रॉ मटेरियल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, सस्ता हुआ करता था। तो क्या हुआ, सस्ते में सामान खरीद लिए। और ये इसका क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है, गुड्स इन्होंने बनाए। अब ये गुड्स बना के क्या करेंगे,
इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि इंडिया क्या करने लगा, इम्पोर्ट करने लगा, इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक तो क्या कर रहा है, सस्ते में सामान दे रहा है इंडिया, है ना। मतलब कुल मिला के ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया का ना खुद भर भर के एक्सप्लॉयटेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लॉयटेशन बोले तो इंडिया का शोषण किया, सस्ते में सामान खरीदा, उसी सामान से कुछ ना कुछ बनाया और महंगे में बेच रहा है। वैसे तो इंडिया क्या कर सकता था, खुद ही बना सकता था ना वहाँ, या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें अगर बना नहीं था तो इंडिया में बना सकते थे, पर नहीं, उन्होंने क्या किया, सामान अपने देश में ला करके बनाया है। क्यों, जिससे उनकी देश की जनता को एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इंडस्ट्रीज सेट हो, समझ रहे हो। वो इंडिया में डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, उनका मकसद था कि वो अपने यहाँ डेवलपमेंट करें। तो उन्होंने क्या किया, सस्ते में सामान लिया, बना के महंगे में बेचा। तो कुल मिला के इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ भर भर के। पर इससे हुआ क्या कि इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा सा भरा, ऑब्वियसली देखो दिख ही रहा है, खूब भर भर के एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया क्या हो गया, मेजर एक्सपोर्टर हो गया। और उसका ज़्यादातर जो ट्रेड हुआ करता था वो किससे हुआ करता था, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो 2-3 कंट्रीज़ और थी। एक तो आपका श्रीलंका हो जाता है, और आपका ईरान हो गया, उसके अलावा आपका चाइना हो गया, ठीक है। तो इन जगहों से होता था, पर मेजर आपका जो ट्रेड हुआ करता था लाइक 50%, ऑलमोस्ट 50% वो किससे हुआ करता था, ब्रिटेन से। तो अब इसके पहले की जो कहानी थी जो मैंने स्किप कर दी वो पढ़ते हैं। देखो, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब भाई ब्रिटिशर्स वाला पीरियड, ब्रिटेन हैड अ मोनोपोली। ये तो मिट ही गया, ब्रिटेन की क्या थी, मोनोपोली थी, ठीक है, मोनोपोली थी। किस पर मोनोपोली थी, ओवर इंडियाज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। Hence the major part of foreign trade was restricted to Britain only, while the rest was permitted to trade with nations like Ceylon, श्रीलंका में है Ceylon, और पर्शिया, ईरान में, एंड चाइना, ठीक है। ये 3 कंट्रीज मैंने बताई थी। इंडिया वॉज अ मैसिव एक्सपोर्टर था, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हाउएवर इट डिड नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कंट्री पर, हमारे इंडिया पर। क्यों, क्योंकि भाई फ़ायदा ही हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर क्या हुआ, इससे जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी ना वो हमारी कंट्री में कम पड़ने लगी। वहाँ तो जा रहे हैं हम एक्सपोर्ट करने खूब भर के, पर हमारी कंट्री तो कमी होने लगी। द स्कैरसिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स, केरोसिन, क्लोथ्स, ऑयल वगैरह वगैरह बैडली अफेक्टेड द कंट्री। तो समझ आ गई पूरी कहानी, ये पूरी पिक्चर है ना, इसे ज़रूर याद रखना कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब इसे हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया, हाँ, ये दोबारा से समझ लेते हैं एक बार क्या चीज़ें थी, वो शॉर्ट में था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या हुआ। इंडिया सफर्ड फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मैंने बताया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन, राइट। द ब्रिटिशर्स यूज्ड आवर रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उन्होंने हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल भर भर के यूज़ किया और इस तरीके से हमको एक्सप्लॉयट किया। Besides a source of raw material, the Indian economy was exploited as a market of British industrial goods. ये जो मैंने यहाँ पर बताया कि ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक सामान बना करके इसको यहाँ पर दे रहे थे। तो इससे हुआ क्या, एक तो ये हुआ कि भाई हमको महंगे में ख़रीदना पड़ रहा था, चलो वो ठीक है, ख़रीद लिया। पर जो हमारी कंट्री की जो वो थी इंडस्ट्रीज़, उनको भी तो नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अपनी तानाशाही चलाते थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया में भी हमारा ही सामान जाएगा, हमारा ही सामान खरीदा जाएगा। तो क्या हो गया, हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका तो कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, उनका तो धंधा चौपट। तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री की जो वो थे इंडस्ट्रीज़, उनको भी भर भर के एक्सप्लॉइट किया गया। देवर इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गेव सम इम्पेटस मतलब इंक्रीज़ होना, एक बूस्ट। तो ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे ना रॉ मटेरियल को भर भर के कर रहे थे, पैसा आ रहा था बाहर से, तो इससे कुछ बूस्ट तो मिला हमारी इकोनॉमी को, हमारे ट्रेड के वॉल्यूम को, विच हैड सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड ड्यू टू द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो शुरू में तो कुछ बूस्ट मिला एक्सपोर्ट करके, पर बाद में ना ये बूस्ट भी कम हो गया। मतलब कुल मिला के हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था ना वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि
यहाँ पे हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है ना, उनका डिक्लाइन होने लगा। हमारी कंट्री की चीज़ें अब कोई खरीद ही नहीं रहा था या फिर बन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना था वो हम बाहर बेचते रहे, हमारी कंट्री में बनाने के लिए कुछ बचा नहीं। और रही सही कसर बाहर के मतलब ब्रिटिशर्स ने कर दी कि वो अपना सामान बना के यहाँ पर भेज रहे थे, हमें ख़रीदना पड़ रहा था, तो उन्हीं का सामान हम यूज़ करें, तो हमारी कंट्री का कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। तो हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनका बड़ा ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल, विच मीन्स एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट्स। अब देखो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह क्या होता है, ये मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देती हूँ। एक टर्म होता है BOT, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, या तो फेवरेबल या फिर नॉन फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल। अब फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में है, हमको अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, वो उस तरीके का। नॉन फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब हमारे लिए अच्छा कब होगा, जब हम जब बेच रहे हैं सामान, एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से, हम बेच ज़्यादा रहे हैं, ख़रीद कम रहे हैं, यानी कि हमारी कमाई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यानी कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से, तब होता है फेवरेबल। पर मान लो हम खरीद के ज़्यादा रहे हैं, पैसा खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ख़रीद के पेमेंट करेंगे तो खर्चा करेंगे ना, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पर हम बेच कम रहे हैं, कमाई हमारी कम हो रही है। तो यानी कि जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तब हमको क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अनफेवरेबल होता है। पर इस टाइम पे हमने क्या बोला कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो कैसा था, फेवरेबल था। मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, हम रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। मैंने बताया ना मैसिव एक्सपोर्टर था इंडिया। तो इस टाइम पे क्या था हमारा, हालांकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन ये वो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कंगाल हो रही थी, पर हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो कैसा था, फेवरेबल था, राइट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ पहले तो, क्योंकि पूरा टॉपिक आई गेस कवर नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं एक बार, कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस समझ लिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज आया होगा। हम ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें चेंज आया होगा। हम सामान जितना एक्सपोर्ट कर रहे थे क्वांटिटी, उसमें भी चेंज आया होगा। तो उस सब को ना हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 तरीके क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास वॉल्यूम, दूसरा है कॉम्पोजिशन, तीसरा है डायरेक्शन। क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और फिर डायरेक्शन। वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है आपका अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट या फिर आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कितने रुपए का हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन मतलब कि आपका कह सकते हो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किस तरीके के सामान का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके के सामान का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया रॉ मटेरियल हम पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, तो वो सब भी तो चेंज हो गया होगा ना। जरूरी नहीं है पहले की तरह बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ और सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ और सामान इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो कॉम्पोजिशन में ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वैरायटी ऑफ गुड्स। वॉल्यूम मतलब कितना, कितने रुपए का वॉल्यूम, मतलब कितने रुपए का सामान, वैल्यू। और फिर डायरेक्शन में यानी कि किन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले हम ज़्यादातर ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, बचा कुचा श्रीलंका, आपका चाइना, ईरान के साथ कर रहे थे। अब वो भी चेंज हो गया होगा इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी चीज़ें इसलिए चेंज हुई क्योंकि हमारे ऊपर से एक रूल चला गया। ब्रिटिशर्स पहले हमें कंट्रोल करते थे, उन्हीं की मोनोपोली थी, अब हम सब अपने हिसाब से करेंगे, हमको जो तय करना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें एट द टाइम ऑफ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें थी, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन। सबसे पहले आपका आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखो ये आपको जो फिगर्स दिख रहे हैं इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, डरना मत इन्हें देख कर भी, ये बस एक चीज़ समझाने के लिए है कि यहाँ पे देखो पहले ये देखते हैं 1950 से 51, 60 से 61, ये क्या है 10-10 साल का थोड़ा सा डेटा है। आपको ये देखना है कि बस हम देखो इतना एक्सपोर्ट और इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो इतना है, यानी कि हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे क्या है हमारा BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड
अनफेवरेबल है ना, सॉरी फेवरेबल है, नहीं फेवरेबल है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या है, देखो हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इम्पोर्ट इम्पोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है हमारा। यहाँ पे भी क्या है, हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, यानी कि धीरे धीरे हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगे, एक्सपोर्ट कम होने लगे। पहली चीज़ ये देखो, ये वाला डेटा किस चीज़ का है, ये 2000 से लेकर के 2012 तक का है। यहाँ भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इनमें से याद कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये फिगर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियो पॉज करके ज़रा देख लो एक बार इनको तमीज़ से, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी देखो, ये 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान, 12 प्लान्स थे। तो उसमें देखो ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि पहले इम्पोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, सब में ऐसे ही है। देखो यहाँ भी एंड तक इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और ये हमारा टोटल का ट्रेड है। अब आप पर ये देख सकते हो कि जो हमारा ट्रेड है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। कितने का ट्रेड, कहाँ हम पहले सिर्फ इतने का ट्रेड कर रहे थे, फर्स्ट ईयर 1951 जस्ट हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तब हम सिर्फ इतने का ट्रेड करते थे। और अब देखो ये कितने का है, ये 2012 से 17 के बीच का है। अब तो फिर भी 10 साल हो गए, 12-17 को भी, तो अब हम इतना कर रहे थे 10 साल पहले भी, और अब 10 साल बाद भी हम और ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे हमारा ट्रेड बढ़ता गया, इंटरनेशनल ट्रेड। ये चीज़ें समझ आ गई ना। अब हम देखो वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, कि हम कितने रुपए का सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली अंडर 5 ईयर प्लान। ये हमने समझा क्योंकि हमारे 5 ईयर प्लान में ना स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा थी। और जब आपने सेकेंड या थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है वो, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर आई गेस, तो नहीं सेकेंड ईयर, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि 5 ईयर प्लान वगैरह के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग, यस। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, सबका अलग अलग एजेंडा क्या था, गोल्स क्या थे, वो सब पढ़ाया था। तो फॉरेन ट्रेड बढ़ाना सब में था, ठीक है। फिर क्या था, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स वाज मोर देन द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ही तो हमने पढ़ा, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ट्रेड ओवरऑल बढ़ रहा है। इंडिया शेयर ऑन ग्लोबल ट्रेड वॉज लो बिफोर 1991। 1950 से 1991 तक इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड का, मतलब कितना वो ग्लोबल ट्रेड कर रहा है, वो काफ़ी कम था। पर 1991 में क्या हुआ, एक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जिसे हम कहते हैं, एक नई पॉलिसी आई थी जो आप आगे जाके पढ़ोगे। उसके बाद से क्या हुआ, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंडेड टू इम्प्रूव। तो 1950 से 1991 तक कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। 1950 से 1991 तक हमारा ट्रेड क्या था, काफ़ी मतलब शेयर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। पर 1991 में एक पॉलिसी आई जिसके बाद से हमारा शेयर इम्प्रूव होने लगा। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, और साथ ही साथ धीरे धीरे ट्रेड हमारा काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबली बढ़ने लगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मैंने बताया था टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी देखो 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। पहले हम क्या करते थे, एग्रीकल्चर का जो वो होता है, मतलब एग्रीकल्चरल मटेरियल जो होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। पर इंडिपेंडेंस के बाद क्या आया, उसके एक्सपोर्ट में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब अब हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, अब हम उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम अपनी ही कंट्री में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक कंट्री। पहले जो हम गलती करते थे ना, भर भर के रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को देते थे उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अब हम वो अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करने लगे। तो ऑब्वियसली जब खुद यूज़ करें तो एक्सपोर्ट करने के लिए बचेगा ही कहाँ, तो डिक्लाइन दिखा एक्सपोर्ट में। अ सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रेज्ड द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली वो खुद ही कंज्यूम कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, रीज़न है डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब आता है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका चाय, टी, फूड ग्रेन्स, जूट एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ों के भी एक्सपोर्ट कम होने लगे। वही सेम रीज़न, क्योंकि हमारी कंट्री अब कोई तो किसी को मतलब किसी का रूल नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कि हमको चाहिए, ब्रिटिशर्स का जैसे था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसने खुद ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। लास्ट आपका आता है इनक्रीज़। यहाँ पे इनक्रीज़ है, देखो ठीक है, इसे मैं थोड़ा हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, इंक्रीज़ इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बाकी दोनों तरह के गुड्स में एक्सपोर्ट में वो हो रहा है,
डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हम कम अब एक्सपोर्ट करने लगे, पर अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, जैसे कि जेम्स और आपका ज्वेलरी। अभी आज के टाइम पे हम बात करें तो इंडिया के हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी ऑफ गुड्स वैसे मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, और इस सब से हमको समझ में क्या आता है, इस सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कॉम्पोजिशन है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ये जो चेंजेस आए हैं कि ये चीज़ डिक्लाइन हो गई, ये चीज़ इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब क्या है कि इंडिया अब एक स्टैटिक और बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं रहा जो कि अपना रॉ मटेरियल दूसरों को दे दे, अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन होने दे और ये सब है ना, दूसरों के महंगे महंगे सामान प्रोडक्ट्स यूज़ करे, ये सब नहीं। अब इंडिया बहुत मजबूत हो गया था। ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहाँ से कहाँ तक है? प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मेरे सिर्फ हम प्राइमरी सेक्टर पे टिके हुए थे, एग्रीकल्चरल वगैरह वगैरह फार्म प्रोडक्ट्स, पर अब हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट हो गए और मूव करने लगे उस तरफ। ये सब हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में शॉर्ट में पढ़ा हुआ है वैसे, अगर आपको याद हो। तो अब प्राइमरी सेक्टर की इतनी डोमिनेंस नहीं रही, हम क्या करने लगे, और भी चीज़ एक्सपोर्ट करने लगे और भी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे हमारी खुद की कंट्री में। तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड समझ आ गया, कितनी वैल्यू का सामान। कॉम्पोजिशन मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की जब बात आती है तो देखो सिंपली इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम और फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कुल मिला के कहाँ से इम्पोर्ट कर रही है, कहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर हम पहले की बात करें, number of trading partners of India have increased over time, which points to the strong foothold of India in the international market। और अगर आप अभी की बात करो, आप देखो इंडिया की ना लिटरली पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है ग्लोबली। मतलब शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो इंडिया को नहीं जानती हो, राइट। इंडिया से हर कंट्री ट्रेड करना चाहती है, अब हर कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है इंडिया का। तो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। कुछ भी होता है इंडिया सबसे पहले नंबर पे आता है। अभी लाइक जैसे टर्की और सीरिया में अब वो हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया ने उसकी हेल्प करी। अफ़गानिस्तान में जो अभी तालिबानियों ने वो अटैक कर दिया था, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। श्रीलंका में जो भुखमरी हो गई थी, उसमें इंडिया ने हेल्प करी। बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हो गई थी पाकिस्तान में, उसमें इंडिया ने हेल्प करी। अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, दुबई बोल रही, यूएई, यूके, हर कोई कंट्री अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके साथ ट्रेड करना चाहती है। अब आप सोच सकते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है आज के टाइम पे ग्लोबली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, एक मेजर इंप्रूवमेंट। करेंट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन है? यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट किस किस को सबसे ज़्यादा कर रहा है? टॉप 5 कंट्रीज़ जिनको एक्सपोर्ट करता है वो है यूएस, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, सिंगापुर। और इम्पोर्ट कहाँ से करता है? चाइना, यूएई, यूएस, रशिया, सऊदी अरेबिया। ये रिसेंट डेटा है, रिसेंट अभी पिछले साल का 2022 का, ठीक है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वो आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने क्या बताया था। ये कहानी ज़रूर समझ लेना, ठीक है, कि हम क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता माल, और इंपोर्ट करते थे महंगा गुड्स एंड सर्विसेज। उससे इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होता था। ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट हो रहा था, पर हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फिर हमने पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस देखने को मिले इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की, सबसे पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि कितने रुपए का सामान। फिर आता है नेक्स्ट आपका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाता है? सिंपली टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके का सामान हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन में आपका क्या आ जाता है? किन किन कंट्रीज से हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो इन सब में मेजर चेंज आया है, और ये तीनों ही शब्द, ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन। और इसी के साथ आपका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। देखो हमने तीनों ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं अच्छे से सक्सेसफुली। अब ये बचा है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक and do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.